मैं दादर में पली बड़ी हूँ। मैं जब 3 महीने की थी तो मेरी मम्मी मुझे उस गली में लेके आई जहाँ पे मैं अभी तक मतलब टिल 48 में वहां पे रह रही हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं दादर के कुएं का मेंढक हूँ। जैसे मैंने बोला फाल्के वाज लिविंग देयर, पर ये किसी को मालूम नहीं है वहां जहाँ वो जॉल जहाँ पे है वहां भी लोगों को पता नहीं कि दादा साहब फाल्के वहां पे रहा करते थे वो जमीन पे। तो मीना कुमारी वहां रह चुकी है। तो जैसे जैसे मैं वो एरिया के बारे में पढ़ती रही तो मुझे लगा कि अरे यहाँ तो सिनेमा हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमा हेरिटेज है अपने गली का। और मैं ढूंढती रही, बहुत सारी स्टोरीज सुनती रही, तो मुझे लगा कि देर इज समथिंग टू टेल रिटेल पीपल अबाउट सिनेमा। तो एक बार मैं दोस्तों को लेके गया, ऐसे चलो मैं तुमको दिखाती हूँ मेरी गली। और मेरे गली में वो फाल्के का पुतला, फिर एक कुमार सलून है जो बहुत सालों से वहां पे है, फिर गुलमोहर मिल्स, टाटा मिल्स, फिर आगे जाके भगवान दादा जी का घर है वहां मेरे गली में रहा करते थे, अलबेला वाले। फिर मतलब वो जब उन्होंने उनका वो जब प्रोड्यूसर होके फेल हो गए तब वो हमारे गली में एक चौल में आके रहने लगे। हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नॉट ओनली दुख के मतलब बच्चों को तो ये पता ही नहीं है, न्यू जनरेशन को ये सब पता ही नहीं है, पर ये जो हम लोग जो नई बिल्डिंग्स बन रही है अभी, जैसे लालबाग का पूरा फसाड चेंज हो चुका है ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन लॉस्ट। तो ये कैसे हुआ करता था, ये लोग कैसे हुआ करते थे, लोगों की प्रायोरिटीज क्या थी, उसमें से कुछ सीखने जैसा है जो वी शुड आल्सो लर्न टू। इन लालबाग परेल यू सी इट, इन दादर यू सी इट, देयर इज अ बिग जिम्नेशियम ट्रेडिशन आल्सो, द पुराना व्यायामशाला ट्रेडिशन। तो ये सब है अभी भी एक्टिव, बट दीज आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ एंड लिविंग हिस्ट्री, सो इट्स गुड टू गो एंड सी इट। तो ये क्या था कि जो लेबर था गिरनियों में, वो लेबर गांव से आता था, और जो गांव से आया तो उन्होंने उसको माइक्रोकॉज्म ऑफ अ गांव ही था वो। So when you say Giran Gaon, it was built like a village. So although it was industrial and you see a lot of buildings, the people who came replicated what they had in their villages. Charni Road is called Charni Road because of the grazing meadow. They were grazing meadows. Oh, there was nothing there. चरनी चराना। हाँ, एक्चुअली मुंबई का ये एक जो एंगल है ना कि मुंबई हम लोग सिर्फ दो एंगल से देखते हैं। एक तो मरीन ड्राइव और मतलब आर्ट डेको बिल्डिंग्स और क्वींस नेकलेस होता है, या तो फिर भेंडी बाजार, वीटी स्टेशन, वो एक ये रहता है। ये दो ही पहलू हम बॉम्बे के देखते हैं, पर ये जो बीच का पहलू है जो किसी ने देखा नहीं, जो एक मिडिल क्लास पहलू है, ये जब मैं असलम से मिली गो हल्लू हल्लू के, तो उन्होंने बोला तुम वॉक क्यों नहीं करती इसके ऊपर, तो एक फॉर्मल वॉक हमने फिर डिजाइन किया। हाय, दिस इज जानवी सामंत. I am going to be part of conversations with Atul, who has written these two nice books, Monkey Hill and Anybody Can Write a Film. Monkey Hill is a suspense thriller and Anybody Can Write a Film is about screenwriting. So please catch them whenever you get the time, and do watch, follow and subscribe Atul's channel. Conversations with Atul. हाय, हम मुंबई, बम्बई, बॉम्बे इस शहर को जनरली फिल्मों से ही जानते हैं, लेकिन मुंबई शहर में और इससे बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग किरदार हैं, लोग हैं, जगह हैं, एक हिस्ट्री है। तो आज हमारे साथ है मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फालतूगिरी। ये किताब इनकी जो खुद के अनुभव है 80s और 90s के बॉम्बे के, उसको दर्शाती। तो यूँ हुआ कि ये किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और फिर लोग उनसे कहने लगे कि यार ये जो आपने सारा लिखा है ये है कहाँ। तो उन्होंने एक वॉक शुरू कर दी जो आपको इन एरियाज़ में और काफ़ी जो बॉम्बे के एरियाज़ में, दादर से तो दादर के एरियाज़ में घुमाती। और उन्होंने और एक भी शुरू किया जो इस सिटी का इतिहास है, जो है मिल्स। तो आज हम मिल रहे हैं जानवी सामंत से। जानवी, हेलो। ये क्या बाबा, ये क्या नया चालू कर दिया काय आहे बाबा, जरा समझाओ सबको कि इट्स अबाउट ये एक्चुअली बॉम्बे का इतिहास है, बराबर। ये जो बॉम्बे का yes. ये दादर जो था वो एक बहुत मेजर एरिया था फिल्म्स का, वो हाँ. एक इतिहास है। हाँ. और दादर से हार्डली एक 5, 7, 8 किलोमीटर दूर एक जगह है लालबाग,
जहाँ पे सारा मिल का इतिहास हाँ. है, ठीक है। तो मैंने भी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वर्तक नगर, जो हाँ. भी रिलीज नहीं हुई है, हाँ. जो अमित अग्रवाल, कुणाल कोहली ने प्रोड्यूस किया। तो वो एक्चुअली बॉम्बे की मिल स्ट्राइक के ऊपर, Correct. मुंबई के मिल स्ट्राइक के हाँ. ऊपर वो फिल्म है, जो बेस है उसका। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, बिकॉज आई सी मैं देखता हूँ जो मिल स्ट्राइक्स हुए हैं इस शहर में, वो एक बहुत ही मेजर कैटलाइजिंग फैक्टर रहा, जिससे कि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन से ये कमर्शियल सिटी बन गई, क्योंकि सारी मिल्स बंद हो गई, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री हाँ. मुंबई शहर से बाहर शिफ्ट हो गई उसके बाद, क्योंकि वो इतना बड़ा कांड हो गया था 80s में। उसके बाद वो वहाँ से सारा का सारा शिफ्ट हो गया, और ये धीरे धीरे ये जो शहर है, ये कमर्शियल सिटी या व्यापारिक शहर, हाँ. हम जिसको बोले, वो हो गया है, यू नो। तो आपके पास आप दो चीजें करते हो। एक आप करते हो कि आप दादर में आप एक वॉक है आपका, सिनेमा वॉक है, सिनेमा हाँ. वॉक है, जहाँ पे आप दादर के जो आइकॉनिक जगह हैं सिनेमा की, उसमें आप अपने जो अपना जो ऑडियंस है उसको लेके हाँ. जाते हो और उनको उसका इतिहास समझाते हो। और दूसरा अब एक आप नया शुरू कर रहे हो, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, हाँ. जहाँ आप लालबाग जो एरिया है, हाँ. उसमें आप जो मिल्स का जो पूरा एरिया है, हाँ. उसकी एक हिस्ट्री समझाते हो। Yes. ये दो चीजें। तो द स्टेज इज योर्स, प्लीज स्टार्ट विथ हाउ, व्हाई, व्हाट, और ये मुंबई का इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। दादर के बारे में पर्टिकुलरली, दादर ये जगह क्या है, क्योंकि जो भी अगर मुंबई के बारे में देखता है, जो महाराष्ट्र से नहीं आएगा, से पूना के आगे से है, और वो कभी भी दादर के स्टेशन का फोटो देखेगा ऊपर से, हाँ. वो कभी मुंबई नहीं आएगा, करेक्ट, चांस ही नहीं, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये मतलब यहाँ पे एक चींटी भी नहीं घुस सकती, इतनी भीड़ है दादर स्टेशन में, और उसके बाद भी और 100 लोग अंदर फिट हो सकते हैं। ये है मुंबई का कैरेक्टर। तो आप दादर के बारे में हमें बताइए सबसे पहली बात, और दूसरा हमें बताइए कि आप जो इतिहास है फिल्म्स का, उसके बारे में आपका जो अनुभव है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, वो बताइए। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पे तुमसे गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है। तो दादर तो देखिए, मैं दादर में पली बड़ी हूँ। मैं जब 3 महीने की थी तो मेरी मम्मी मुझे उस गली में लेके आई जहाँ पे मैं अभी तक मतलब टिल 48 में वहाँ पे रह रही हूँ। हाँ. तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं दादर के कुएं का मेंढक हूँ। तो बचपन से मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। अब जैसे मैं दादर में एक बहुत यूनिक दादा साहेब फाल्के रोड करके ही मेरे गली का नाम दादा साहेब फाल्के रोड है, मगर मैं हाँ जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैं 45 की होने तक के मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे दादा साहेब फाल्के रोड का नाम ये क्यों है। मुझे तब पता चला कि दादा साहेब फाल्के वहाँ पे रह के उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये मुझे एट द एज ऑफ 45 पता चला, जब मेरा बुक ऑलरेडी लिख चुकी थी मैं। तो मैंने जो किताब लिखी है फालतूगिरी एंड अदर फ्लैशबैक्स, ये एक मिक्सचर है कि अपने बचपन का, तो आप भी एक उसी जनरेशन के हैं जिसमें जनरेशन की मैं हूँ। मैं तो 18 का हूँ, लेकिन आप बोल यस। सकते हैं, तो जहाँ टीवी नहीं थे घर पे किसी के, फोन्स नहीं थे किसी के घर पे, केबल टीवी नहीं थी तभी, वीडियोस भी नहीं थे, तो अपना जो जनरेशन है वो एक बहुत यूनिक अपब्रिंगिंग रहा है कि बहुत बोर्डम से हमें गुजरना पड़ता था वेकेशंस में। एटलीस्ट स्कूल जाने के टाइम पे स्कूल जाते थे, कुछ तो करते थे, मगर वेकेशंस में कुछ भी नहीं होता था। पेरेंट्स काम पे रहते थे और हम लोग धूप में कहीं घूमते फिरते थे, खेलते हुए। और एक तरह से वो एक अलग अपब्रिंगिंग है जो अब मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो वो जो किताब मैंने लिखी वो इस इरादे से लिखी थी कि देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंटेशन कि हमारे बचपन कैसे थे ऑफ दैट टाइम, ऑफ द 80s अभी 90s। हाँ, जब टीवी वगैरह नहीं था, जब अभी बच्चा रोता है तो उसको टैब या कंप्यूटर के सामने बिठा देते हैं और वो वीडियो देखता है यूट्यूब पे, तो वो अपने टाइम पे था नहीं। तो वो जो 40 साल में जो चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी के, कि टीवी जैसे आ गया, फोन जैसे आ गया, उससे हमारी लाइफ बहुत बदली। हमें तो पता है, हम लोग छोटे थे तो टीवी दूसरों के घर देखने जाते थे। 7:30 बजे हम लोग जायंट रोबो देखने के लिए बाजू वालों के घर पे जाते थे, और उनके घर पे जाके उनका खाना चल रहा है साइड में और हम लोग बैठ के जायंट रोबो देख रहे हैं। उनको कभी बुरा लगता था, मतलब वो एक ग्रैंडफादर होते थे, वो ताने भी मारते थे हमको कि क्या है तुम लोग पढ़ाई छोड़ के टीवी देखने बैठे हो। बट
वो ना दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे कि मत आओ। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हमारे यहाँ जब टीवी आया तो हमारा घर रोड फेसिंग है, तो हमारे यहाँ क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग खिड़की के बाहर खड़े रहते थे और झुंड में खड़े रहते थे। ऐसा नहीं कि 5-6 लोग, ऐसे झुंड में 20-30 लोग बाहर खिड़की के। और अगर हम टीवी के सामने खड़े रहे तो हमको बोलते थे ओ शुक शुक बाजू हो जाओ। तो हमारे घर में हम अगर कुछ बुक निकाल रहे हैं या कुछ, तो हमको बोलते थे जरा बाजू हो जाओ, मैच हमको नहीं दिख रही है। तो और हमको माँ बाप डांटते थे कि तुम बाजू हो जाओ, लोग टीवी देख रहे हैं, मतलब अपने ही घर में। ये तो एक अलग टाइप का अपब्रिंगिंग था ये। और ये सब मुझे डॉक्यूमेंट करना था। अब और ये भी तो था कि जो आपने कि आप ऐसे कुछ भी कपड़े पहन के नहीं घूम हाँ, सकते थे। हमको ही बोलते थे कि शॉर्ट्स मत पहनो, अभी सब लोग क्रिकेट मैच देखने आएंगे बाहर, तो तुम लोग पूरे कपड़े पहन के बैठना। मतलब अलग ही चीज है, मतलब टुडे पेरेंट्स वुड नॉट से दैट। पर ये तो तब का माहौल ही ऐसा था। और हम लोग कंपैरिजन में बहुत ही लिबरल और बहुत एम्पावर्ड फैमिली में पैदा हुए और बड़े भी हुए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग अपने अपब्रिंगिंग की, अपने हिस्ट्री की। नाउ कोइंसिडेंटली मैं जिस गली में पैदा हुई वहाँ पे एक जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन हुआ करता था। वो एकदम रंजीत स्टूडियो के एकदम बगल में था। हमारी गली रंजीत स्टूडियो के बगल में है, रूपतारा स्टूडियोज के बगल में है। जैसे मैंने बोला फाल्के वाज लिविंग देयर, पर ये किसी को मालूम नहीं है वहाँ, जहाँ वो जॉल जहाँ पे है वहाँ भी लोगों को पता नहीं कि दादा साहब फाल्के वहाँ पे रहा करते थे, वो जमीन पे। तो मीना कुमारी वहाँ रह चुकी है। अच्छा। तो जैसे जैसे मैं वो एरिया के बारे में पढ़ती रही तो मुझे लगा कि अरे यहाँ तो सिनेमा हेरिटेज, बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमा हेरिटेज है अपने गली का। और मैं ढूंढती रही, बहुत सारी स्टोरीज सुनती रही, तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग टू रिटेल पीपल अबाउट सिनेमा। तो जैसे ये बुक पढ़ते थे मेरे बहुत सारे रीडर्स, बुक पढ़ के मुझे बोलते थे कि हमको वो जगह देखनी है जिसके बारे में तुमने लिखा है। तो एक बार मैं दोस्तों को लेके गया, ऐसे चलो मैं तुमको दिखाती हूँ मेरी गली। और मेरे गली में वो फाल्के का पुतला, फिर एक कुमार सलून है जो बहुत सालों से वहाँ पे है, फिर गुलमोहर मिल्स, टाटा मिल्स, फिर आगे जाके भगवान दादा जी का घर है वहाँ। अच्छा, मेरे गली में रहा करते थे अलबेला वाले। फिर मतलब वो जब वो जब प्रोड्यूसर होके फेल हो गए तब वो हमारे गली में एक चौल में आके रहने लगे। अब चौल में मतलब वो एक रूम में नहीं रहते थे, उनकी 6-7 रूम्स थी वहाँ पे, तो एक पूरे फ्लोर पे रहते थे वो अपने फैमिली के साथ। तो वो हमारे गली में रहते थे। फिर उनकी शेवलेज पार्क रहती थी नीचे गली में। तो ये एक श्याम सारंग करके बहुत बड़े मूर्तिकार थे जो गीत गाए पत्थरों में वगैरह, आर्ट डायरेक्शन का बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो हमारे गली में थे, तो उनकी मूर्तियां हम देख के बड़े हुए हैं। तो क्योंकि बाहर रखते थे वो मूर्तियां सारी। थाना में एक शिवाजी महाराज का जो बड़ा स्टैचू है वो उनके बेटे ने डिजाइन किया हुआ है। अच्छा। उनके बेटे भी मूर्तिकार है, अभी उनका वर्कशॉप थाने में है। तो श्याम सारंग का वर्कशॉप, फिर रंजीत स्टूडियो का स्टूडियो फ्लोर अभी भी है वहाँ पे। यू कैन स्टिल सी द स्टूडियो फ्लोर। जो छप्पर नहीं है मगर द स्केलेटन ऑफ दैट प्लेस स्टिल एग्जिस्ट। रूपतारा स्टूडियो है जो अभी पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। वो जो टिन का जो स्टूडियो है जो मुगले आजम में कहते हैं कि जब बड़े गुलाम अली खान साहब का जो सॉन्ग सीक्वेंस, म्यूजिक सीक्वेंस है, जो उन्होंने बोला कि मुझे लाइव रोमांस देखना है मधुबाला और दिलीप कुमार का, he wanted to be present when that scene was shot and then he composed that music and then he sang it. तो वो जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब वो टिन रूफ की वजह से वो आवाज कैप्चर नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे ब्लैंकेट्स लगा के उन्होंने वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया। लता एंड आशा when they first started playback, they used to come to Shri Sound Studio जो भी हमारे गली में है, to practice how their sound उनकी आवाज कैसी साउंड होती है, वो प्रैक्टिस करने के लिए दोनों बहनें वहाँ पे आती थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। मीना कुमारी वहाँ पे एक चौल में रहती थी रूपतारा स्टूडियोज के सामने। धर्मेंद्र, फ्रंटियर मेल से धर्मेंद्र, सुनील दत्त जैसे एक्टर्स दादर स्टेशन उतर के रूपतारा में काम ढूंढने आते थे। तो ये सारी स्टोरीज हमारे गली से कनेक्टेड है और ये बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मतलब दादर का ये जो एंगल है, एक्चुअली मुंबई का ये एक जो एंगल है ना कि मुंबई हम लोग सिर्फ दो एंगल से देखते हैं। एक तो मरीन ड्राइव और मतलब आर्ट डेको बिल्डिंग्स और क्वींस नेकलेस होता है, या तो फिर भेंडी बाजार, वीटी स्टेशन, वो एक ये रहता है। ये दो ही पहलू हम बॉम्बे के देखते हैं। पर ये जो बीच का पहलू है, जो किसी ने देखा नहीं, जो एक मिडिल क्लास पहलू है, जो लोग मिल वर्कर्स हमारे गली में फॉर एग्जांपल हमको आदत थी, वो मिल का भोंगा चलता था सुबह में 7:30, 3:30, 11:30 शिफ्ट के एंड पे, तो उससे हमको टाइम समझ में आता था। और जैसे ही वो भोंगा बजता था ना, तो हमारी जो गली है वो ऐसे लोगों से भर जाती थी, क्योंकि लोग स्टेशन जाते थे जॉब मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वो जो विजुअल था ना कि वी वर यूज्ड टू इट, कि ऐसे झंड से लोग आएंगे स्टेशन की तरफ, और वो पूरा ऐसे जैसे मोर्चा जा रहा है, ऐसे बहुत लोग चल के स्टेशन जाएंगे। तो ये जो पहलू है बॉम्बे का, वो किसी को पता नहीं है। तो ये दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंगल टू लुक एट। और स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है, तो आई थॉट कि दीज आर नाइस स्टोरीज टू टेल पीपल, और लोगों को ये पता नहीं है ज्यादा करके। तो सोचा कि ये एक, तो ये जब मैं असलम से मिली गो हल्लू हल्लू के, तो उन्होंने बोला तुम वॉक क्यों नहीं करती इसके ऊपर। तो एक फॉर्मल वॉक हमने फिर डिजाइन किया, जिसमें खाना भी अभी है, लाइक हमारे गली में मिलने वाले खाने के अच्छी जो दुकानें हैं। हमारे यहाँ कैलाश लस्सी करके बहुत फेमस लस्सी वाला है, तो वो सब हम फिर अभी उसमें हमने इंक्लूड किया। एक चिकन वड़ा, चिकन पाव करके एक नया है ये, जो भी मुझे भी खुद YouTube से पता चला कि ये हमारे गली में, क्योंकि मैं वो देख रही थी एक बार वीडियो, और मैं बोली ये तो बहुत पहचान वाली जगह लग रही है। तो हमको पता चला कि इट इज राइट देयर। तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। सो हाउ इज या बार-बार रंजीत स्टूडियो का मेंशन कर रहे हो। रंजीत स्टूडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रंजीत स्टूडियो, रूपतारा स्टूडियो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ये क्या था जगह? सो रूपतारा के ऊपर तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, मगर रंजीत स्टूडियो इज लाइक अ ट्रेंड सेटिंग स्टूडियो। रंजीत स्टूडियो चंदूलाल शाह ने शुरू किया। चंदूलाल शाह ने दलीप सिंह जो क्रिकेटर है, मतलब जो रंजीत सिंह क्रिकेटर है, रणजी ट्रॉफी वाले, उनके भाई से पैसा लेके वो स्टूडियो शुरू किया। सो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दादर भी गिरनगांव एरिया में ही काउंट होता है। बहुत सारी मिल्स वहां पे थी, मतलब दादर में ही हमारे गली के आजू बाजू गोल्ड मोहर और टाटा मिल्स है, सामने मेन रोड के उस तरफ स्प्रिंग मिल्स है, बॉम्बे डाइंग मिल्स है। तो बहुत सारी मिल्स वहां पे थी, एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री केम फ्रॉम मिल्स, द प्रॉफिट फ्रॉम द मिल्स। तो जैसे दादा साहब फाल्के हैं, उनका भी राजा हरिश्चंद्र का जो फंडिंग है वो तात्या हरी आप्टे से आया, जो कोहिनूर मिल्स में बायर थे, प्रिंसिपल बायर। And he was a Maharashtrian from Girgaon, and he invested in Dada Saheb Phalke's film on the recommendation of Lokmanya Tilak. तो ये जो स्टोरीज है, ये तो मतलब किसे पता है ये सब। एंड सो ये जो फंडिंग की ये जो कनेक्शंस है जो दादर में थे, वो बहुत रेयर मतलब ये किसी को मालूम नहीं है। और ये एक्सप्लोर करना बहुत दिस थिंग, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन बट दैट यू अबाउट रूपतारा। हाँ, तो रूपतारा की तो हिस्ट्री पता नहीं, मगर रंजीत स्टूडियोज की जो हिस्ट्री थी वो तो मतलब रंजीत सिंह के भाई से पैसा लेते हैं, इसलिए उसको रंजीत स्टूडियो नाम रखा। एंड दे मेड अराउंड 300 फिल्म्स। जो टॉकी एरा में सबसे पहले फिल्म्स बनी वो सब सारी रंजीत स्टूडियो की बनी हुई है। और गोहर करके एक बोहरी मुस्लिम लड़की वहाँ पे एक्ट्रेस करके ज्वाइन हुई, एंड शी वाज मैरिड टू चंदूभाई शाह, एंड शी वाज द वन रनिंग रंजीत स्टूडियोज। दिस नॉट मेनी पीपल नो दिस, कि वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन हेड थी, और उसने 300 फिल्में प्रोड्यूस की एज अ प्रोड्यूसर। Chandulal Shah did a lot of work, but he was mainly a gambler who gambled away the money made from the profits of the films. So Gohar made so many films. Ranjit Studio के initial list of actors में सहगल थे, मोतीलाल थे,
बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने, सुलोचना, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने वहाँ पे काम किया है. एंड टॉकी फिल्म्स के वक्त उन्होंने मतलब 300 फिल्म्स इन अ टाइम when it must have been crazy that place. और वो बहुत ही एक्टिव बजिंग एरिया था. 80s तक वो बहुत ही बजिंग एरिया था. मतलब 80s के मैं देख चुकी हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट काम पे आते जाते मैं देख चुकी हूँ, जो हम बाद में स्क्रीन पे देखते हैं कि ये अरे ये अपने यहाँ आने वाला वो लड़का है, ऐसे हम लोग रिकग्नाइज कर सकते थे. सो इट वॉज अ वेरी लाइवली बजिंग एरिया एट द टाइम बिकॉज ऑफ फिल्म्स. और वहाँ पे साउंड स्टूडियो था, एडिटिंग स्टूडियो था, जो हम लोग वॉक इन जाते थे, बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते पहुँच जाते थे वहाँ पे. किसी का मैसेज लेके चले गए, किसी का पहचान वाला है कोई, ऐसे. तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत हुआ करते थे. तो ऐसे बहुत सारा बहुत एक्सपोजर था फिल्म्स के लिए, जो हमको तभी वी डिडंट नो द इनॉर्मिटी ऑफ दैट एक्सपीरियंस, पर तभी ये सब देख चुके हैं हम लोग. कभी दिव्या भारती वहाँ पे आके शूट कर चुकी है. तो आई रिमेम्बर दिव्या भारती कमिंग फॉर अ शूट टू रंजीत स्टूडियो एंड आस गोइंग टू सी अगर हम देख सकते हैं क्या उसको, वैसे टाइप. तो बहुत ही मतलब एज फिल्म हिस्ट्री गोज इट वाज अ वेरी एक्टिव एंड वेरी बजिंग दिस थिंग. रूपतारा तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था, 80s के पहले ही बंद हो चुका था. मगर रूपतारा से एक फिल्म इंडिया करके मैगजीन छपा करती थी. अच्छा. बहुत साल तक. हाँ, इट वाज अ ट्रेड मैगजीन. वो रूपतारा स्टूडियोज के ऑफिस से छपा करती थी. तो आई रिमेम्बर कि वहाँ पे काफी आना जाना होता था फिल्म जर्नलिस्ट का. ये मुझे पुराने फिल्म जर्नलिस्ट से मालूम है कि वहाँ पे आते थे लोग. तो वैसे तो दैट काइंड ऑफ, पर मैं भी मतलब मैं बड़े होने तक के वो सब इट हैड ऑल डाइड आउट. बट फिर भी देयर आर द स्टूडियो फ्लोर्स आर देयर, यू कैन इमेजिन ऑल ऑफ इट. वो ओम शांति ओम के जैसे यू कैन इमेजिन हाउ इट मस्ट हैव बीन 40-50 years ago. एंड इट्स नॉट दैट ओल्ड. मतलब इतना पुराना हिस्ट्री नहीं है वो अभी तक. वो हिस्ट्री हम लोग देख बट गोहर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर जो चलाती थी. हाँ. हेलो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट. मेरी नई सस्पेंस थ्रिलर किताब मंकी हिल अब Amazon, फ्लिपकार्ट और pothi.com पर अवेलेबल है. अगर आप ऑथर साइंड कॉपीज खरीदना चाहते हो तो मुझे 7208167994 पे व्हाट्सएप कीजिए. थैंक यू. सो व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग नाउ? आई मीन ये जो आप कर रहे हो ये कहाँ से आया? और इतनी कुछ स्टोरीज है ना अबाउट एक्टर्स देयर एंड इन दैट एरिया जो आते थे वहाँ से और इसी आसपास काम करते थे शायद. सो द लेजेंड गोज कि वहाँ पे जो प्रीतम दा धाबा वाले जो ओनर है वो वहाँ पे रूपतारा स्टूडियोज में काम करते थे या फिल्म्स में किसी कहीं पे काम करते थे. और वो जहाँ केटरिंग संभालते थे शूटिंग का वाला. तो जहाँ पे ये जो स्ट्रगलर्स आया करते थे वो उनको खाना देते थे बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते थे बहुत बार. तो हमारे इधर एक गुप्ता रेस्टोरेंट करके भी एक था, आई थिंक दैट वाज आल्सो हिज. तो इट इज अ लो वर्किंग क्लास रेस्टोरेंट. इट वाज टिल अभी टिल 2000 इट वाज एक्टिव. तो वहाँ पे ये बहुत सारे एक्टर्स जाके मतलब जैसे सुनील दत्त है, मेरे ख्याल से सुनील दत्त एंड धर्मेंद्र आई नो फॉर श्योर केम बाय द फ्रंटियर मेल और व्हाटएवर एंड स्टार्टेड वर्क लुकिंग फॉर वर्क देयर. और उनके फोटोज भी है अभी मिडटाउन प्रीतम या प्रीतम दा धाबा में उनके फोटोज हैं विद द ओनर. एंड उनके यहाँ से वो खाके जाते थे और उनके साथ बहुत दोस्ती थी उनकी. तो उधर छोटा मोटा काम ढूंढ लेते थे और ऐसे उन्होंने काम मतलब ऐसे वो सारे एक्टर्स वेर कनेक्टेड टू दैट एरिया क्वाइट अ बिट. पर मतलब बहुत सारे मतलब सुनने में तो बहुत देखा. सुनील दत्त यूज्ड टू वर्क इन BAST वर्कशॉप एट दादा टीटी फॉर फ्यू इयर्स बिफोर ही गॉट अ ब्रेक. तो ऐसे स्टोरीज है बहुत सारे एक्टर्स की. मीना कुमारी का तो जन्म ही हमारे गली में हुआ है, गुप्ते क्लिनिक विच वाज एट हिंद माता. एंड अभी इंटरनेट पे ऐसी स्टोरी है कि हर फादर डिडंट हैव मनी टू पे फॉर द डिलीवरी, सो ही gave the baby Meena Kumari as a baby to the orphanage, and then the mother complained about it, and then so he brought the baby back. ऐसा कुछ स्टोरी है. तो ऐसी स्टोरीज है. देन मीना कुमारी लिव्ड इन अपोजिट रूपतारा स्टूडियो इन द वाड़ी अपोजिट रूपतारा स्टूडियो. एंड फिर वो 13 साल, वो तो 4 साल की उम्र से उसको एक्टिंग उसने शुरू की. और फिर वो 13-14 साल की जब हुई तब वो लोग शिफ्ट हो गए वहां से. ऐसा स्टोरी है.
So her father was a writer Yeah. एक्टर, मगर he didn't get any work, तो वो बच्ची को ही काम पे लगा दिया बहुत छोटी उम्र से. So she didn't go to any school. She is self educated. तो वो लिखना पढ़ना खुद से शुरू की आफ्टर शी स्टार्टेड वर्किंग. तो वैसे उसकी स्टोरी है. और तो मतलब तो ये सारी मेरे टूर का एक स्ट्रेट रास्ता है, उस पे ये सब चीजें होती है. तो इट्स अ तो आप सिंपल. बेसिकली जो ये टूर में आप दादर, आपके दो टूर्स है, जो एक जो ये टूर है, फिल्म टूर है, सिनेमा टूर आपके पास, ये टूर है जिसमें आप दादर की जो आइकॉनिक प्लेसेस है वहाँ पे आपके जो भी गेस्ट्स हैं उनको आप साथ में लेके जाते हैं. हाँ. और ये सारी जो और बहुत सारी ऐसी चीजें आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. और फिर दादर का जो इट्स आल्सो कॉल्ड खवैया, इट्स आल्सो खाने हाँ. वाला जगह. करेक्ट. फिर वहाँ पे भी एंड इट्स अ जाते हैं. स्टेशन रोड. तो हाँ. वो स्टेशन रोड पे तो खाने की चीजें हमेशा पॉपुलर हो जाती है, या, क्योंकि of बहुत course. सारे लोग आते जाते रहते हैं. बराबर. तो खाने की बहुत सारी चीजें मिलती है वहाँ पे. तो खाना भी मतलब लोगों को खाना हमेशा पसंद रहता है टूर्स पे, तो दे ईट व्हाटएवर. तो वी स्टॉप बीच बीच में एंड शो देम दिस थिंग. ये दादर या टेक्सटाइल मिल एरिया का एक खासियत है कि वहाँ के जो वर्कर्स हुआ करते थे उनको आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था. अच्छा. तो शुरुआत से मतलब जैसे ही सिनेमा ने जैसे एंट्री की बॉम्बे में, तभी से थिएटर्स बिकेम वेरी पॉपुलर इन द गिरनगांव एरिया. तो जैसे दादर का जो मेरा जहाँ से हम लोग टूर शुरू करते हैं, तो उसी एरिया में कम से कम 6-7 थिएटर्स थे. अच्छा. मतलब मैं शुरू करती हूँ वहाँ पे धरती थिएटर, सामने हिंद माता थिएटर, आगे जाके चित्रा थिएटर, शारदा सिनेमा. ये 4 थिएटर्स तो एकदम बगल में है एक दूसरे के. फिर ये भारत माता, जय हिंद, ये सारे फिल्म थिएटर्स है, वो सब आसपास में है. देन ऑन द वेस्ट यू हैव प्लाजा, यू हैव कोहिनूर, यू हैव so many theaters, बादल बिजली बरखा. ये सब they are all very densely located. And it goes to show that a lot of the mill workers and Indian audiences were big fans of theatre. There are many drama theatres, there are many maidans for live shows. तो ये सब it is testament to the fact कि वहाँ के जो workers थे और working class थी, ये बहुत ज़्यादा culture प्रेमी थे कि जो भी live performance हो, जो भी theatre हो, जो भी story telling format हो, there was a lot of demand for it. और तभी और कोई एंटरटेनमेंट का साधन भी तो नहीं था ना. नहीं था. सो दिस इज द ओनली थिंग Yes. दैट यू कुड डू. एंड मतलब जो वर्किंग क्लास एरिया है वो बनी भी ऐसी है. मतलब जो फॉर एग्जांपल जो चॉल सिस्टम है, तो चॉल सिस्टम में एक रूम के खोली रहती है. तो दे आर बिल्ट नॉट लाइक होम्स. अभी लोग वहाँ पे पूरा फैमिली के साथ रहते हैं, मगर जो बंदी थी वो हॉस्टल्स के जैसे बंदी थी, फॉर मेन टू कम, लेबर टू कम एंड वर्क देयर. एंड इट्स बिल्ट लाइक अ हॉस्टल कि एक रूम है और उसके आगे टॉयलेट है at the end of the corridor. बराबर. So there are corridors and there are rooms going in, and there are very little small rooms, मतलब 10 by 10 की at the most room होगी. तो they were not meant for family accommodation in the first place. पर जो बंदी थी, तो you just see every precinct in गिरनगांव is built like that. 2-3 मिलें होंगी, फिर बहुत सारी चॉल्स होंगी, 2-3 मैदान होंगे, एक फिल्म थिएटर होगा, एक स्कूल होगा, एक whatever. तो वो सब एक साथ it used to come up. So you know कि it was built also with that in. क्योंकि मैदान तो ऐसे के ऐसे, जितने मैदान साउथ सेंट्रल बॉम्बे में हैं, उतने मैदान are not in North Bombay. So post independence we have not accounted for space, green spaces, playing spaces as much as Central Bombay has. Right. तो अभी भी वो मैदान एक्टिव है, अभी भी वहाँ लड़के खेलने आते हैं, अभी भी वहाँ पे चिल्ड्रंस गार्डन्स है, एंड दे आर बीइंग मेंटेन्ड वेरी वेल कंपैरेटिवली. मतलब कंसिडरिंग द रियल एस्टेट ग्रोथ इन दीज एरियाज, द ग्रीन स्पेसेस आर स्टिल देयर. जिम्नेशियम्स अभी तक है, तो वो यहाँ पे बहुत सारे जगहों में जिम्नेशियम्स है, व्यायामशाला है. व्यायामशाला जो पुराना वाला. Yes, वो they are still active. And in Lal Bagh Parel you see it, in Dadar you see it. There is a big gymnasium tradition also, the Purana Vyamshala tradition. तो ये सब है अभी भी active, but these are part of history now and living history, so it's good to go and see it.
अभी वो बंद एयर कंडीशन जिम्नेशियम जैसे नहीं है वो. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी एंड एक्सपीरियंस. ये एक पार्ट है आपका, और फिर ये आपने कैसे तो ये मतलब ये आपका जो खुद का जो लिव्ड इन एक्सपीरियंस है उसका आप एक टूर करते हैं, और एक फिर दूसरा जो है जो आई थिंक 20 साल पहले आपने किसी चीज पे रिसर्च किया था, हाँ. उसके बारे में बताइए. So when I was a fresh graduate, एक मतलब दो रिसर्चर्स हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, एक मीना मेनन और नीरा अडारकर करके दो ऑथर्स हैं जिन्होंने 100 years 100 voices करके एक बुक लिखी थी जो गिरण गांव के ऊपर है. तो इट कैप्चर्स द हिस्ट्री ऑफ गिरण गांव इन एवरी मैनर पॉसिबल. तो एवरीथिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स टू द कल्चर टू द आर्ट टू एवरीथिंग इन गिरण गांव. तो उनके जो तभी इंटरव्यूज थे वो मैंने किए थे. अच्छा. कम से कम 70-80 लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई थी तब, और वो सब रिकॉर्डिंग्स और वो सब करके उन्होंने वो जो बुक लिखी थी. आपने जो कामगार से या उस तरह के हाँ, लोगों से, किस तरह के लोगों से बात? सो ये इसमें थे मिल कामगार थे, मिल कामगार आर्टिस्ट थे, शाहिर थे, फिर मतलब जो कला पथक पे कला पथक, हाँ, जो नॉट ओनली पोएट्स, दे यूज्ड टू राइट एंड परफॉर्म both. And then you see politicians थे उसमें, फिर क्या बोलते हैं शिवसेना शाखा प्रमुख, CPI के ऑफिस बेरर्स, सब all kinds of people. तो everyone who could throw a light on गिरण गांव history, ऐसे लोगों से मेरी बहुत बात हुई. मतलब गिरण गांव is like जो मिल्स, गिरणी is mill, हाँ, and the mill का गांव, that हाँ, is what you mean, right? हाँ. तो ये क्या था कि जो लेबर था गिरनियों में, वो लेबर गांव से आता था, और जो गांव से आया तो उन्होंने उसको माइक्रोकॉज्म ऑफ अ गांव ही था वो. So when you say Giran Gaon, it was built like a village. So although it was industrial and you see a lot of buildings, the people who came replicated what they had in their villages. पहले तो टैलेंट स्काउटिंग ही गिरनियों का जो था वो गांव से ओरिएंटेड था, कि लोग जो मुंबई आते थे वो अपने गांव से लोगों को लाते थे. तो जो जॉबर्स थे वो तो टैलेंट स्काउटिंग गांव से ही होता था. तो अपने जात वाले, अपने भाई बंद, अपने जो लोग हैं उनको लेके आते थे, तो उनके साथ रूम शेयरिंग इजी हो जाता था. तो 6-8 लोग एक रूम में रह सकते थे, क्योंकि सब भाई बंद, कजिन्स, जात वाले, कम्युनिटी वाले, इधर उधर के गांव के लोग थे. तो उनके खाने के स्टाइल एक ही टाइप के हुआ करते थे. तो उनकी जो खाना बनाने वाली औरतें थी, जो खानावल चलाती थी, वो उसी टाइप का खाना बनाती थी. इसको खानावल बोलते हैं. करेक्ट. तो ये जो है मतलब इट वाज अ रेप्लिकेशन ऑफ द गांव एक्सपीरियंस इन मुंबई. अब जब जैसे आर्टिस्टिक जो मतलब परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे, जो रिक्रिएशनल परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे, तो वो सारे गांव से ही इधर आए हुए थे. जो सिंगिंग आर्टिस्ट थे वहाँ पे, जो जिनको गाने का शौक था, नाटक का शौक था, वो यहाँ पे आके नाटक कला पथक चलाते थे. तो सो इट वाज अ रेप्लिकेशन ऑफ विलेज लाइफ ओनली. तो दिस इज हाउ गिरण गांव डेवलप्ड, क्योंकि ये जो है सोशल कनेक्शंस जो थे वो तो इधर गिरनियों के काम करने के जो रूटीन्स थे, दे वर वेरी हार्श. मतलब तब तो मतलब दिस इज बिफोर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो केम. तो जो स्टीम में काम करने वाले उनको एस्थमा, उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे. तो दोज मेन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर. देयर आर शिफ्ट के हिसाब से रूम शेयर करते थे. तो दिस इज सो सरप्राइजिंग कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाले अलग अलग 8 लोग एक ही रूम शेयर करते थे. राइट. तो अगर एक दिन छुट्टी मिल जाए तो मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी. तो दिस इज हाउ दे पीपल यूज टू एडजस्ट. कोई लोग वरांडा में सो जाएंगे, कोई लोग वो जो कॉमन स्पेसेस है उसको यूज करते थे. सो तो शादियां भी उनके बीच में. तो इट वाज अ वेरी strongly socially connected this thing. So it is a village only actually, and that is how that area is also developed. तो आज भी गिरण गांव में पिंपळगाव गावकरी मंडल, चिंचपोकड़ी गावकरी मंडल, ये सब अभी तक एक्टिव है. उनकी कीर्तन के ग्रुप्स रहते हैं, उनके शायरी, पोएट्री राइटिंग या नाटक के ग्रुप्स रहते हैं. सो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम
that area, and that's how they have developed. तो ये जो social connections have been very important. तो ये इसीलिए उसको गांव, गिरन गांव जो है, तो वो आके यहाँ भी शहर का भी गांव के जैसा ही operations हुआ करता था. And not only that, when there were strikes in गिरन गांव, बहुत लंबे लंबे जो 1928 नहीं दिस इज तो दत्ता सामंत इज 82, 1928 में जो बड़ा स्ट्राइक हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें गांव से ग्रेन्स आते थे फॉर वर्कर्स हु हैव नॉट गॉन टू वर्क एंड हु कुडंट अफोर्ड टू बाय देयर फूड. Grains were being sent from villages to support the strike. Wow. So it's not, people were not as unaware of politics and as unaware of, and this is 1928. So there were people supporting the strike from the villages. So that connection with the village is very strong. So it was a kind of a village, and you still, so you still see it in Ganpati Mandal. You still see it in many cultural activities that they do. Dahi Handi. All these are very active social community-led activities. गणपति also. हाँ. काफी हद तक वो जो एरिया Yes. था और उसमें तभी तो. So Ganpati, strangely, the book documents this कि पहले मुहर्रम के प्रोसेशन में बहुत सारे हिंदू लोग भी जाया करते थे. तो ये मुहर्रम के प्रोसेशन को देख के लोकमान्य तिलक थॉट ऑफ गणपति. Why can't we bring? Someone has written about it, Okay. and he thought of Ganesh Utsav as a public celebration after looking at Muharram procession as a public celebration. And he said that Hindus should have a religious ritual of their own that they can carry on publicly to promote nationalistic whatever and all of that. But वो Muharram से idea देख के they have this thing. अब जो गणपति मंडल, therefore when it came, it didn't come as a धार्मिक idea. तो वहाँ के जो It came as a social idea. and all the people staying there, Yeah. तो वो गांव से connected था. तो हर गांव वालों ने decide करके वो मंडल बना के वो क्योंकि साथ में रहने वाले सब एक साथ they would. So there is a lot of this thing about how building में जो रहने वाले थे तो strike भी होता था, तो people couldn't, even if you want to go to work, you couldn't go because साले इधर सब फैमिली वाले हैं, वो जाने नहीं देंगे, उनका वॉच है तुम पर. तो इट इज लाइक दैट, क्योंकि एक की बहन के साथ उसकी शादी हुई है, एक के ऐसा सब कनेक्टेड है, तो दे कांट इवन डिफाई एनीवन. तो वो जो प्रोमिनेंट जो सेंटिमेंट है वो मेंटेन हुआ करती थी. Even during strikes, when there were police forces, this thing on a morcha, वो तेजुकाया मैंशन से वगैरह पत्थर फेंकते थे ऊपर से on the police officers. So it was like everyone participated with one. So it was a very formidable voice, Girangaon. The workers were a formidable voice. तो लालबाग फॉर एग्जाम्पल, लालबाग का मूवमेंट था इसलिए वो एरिया को लालबाग नाम पड़ा. एंड दे वांटेड लाइक द रेड स्क्वायर, something in Bombay which commemorated communist ideology. That's why apparently it's called Lal Bagh. There's another theory कि वहाँ पे एक लाल शाह बाबा करके भी एक दरगाह है, तो उनसे पड़ा है लाल बाग नाम. But there is this theory also. So who knows? So it's an interesting way to look at the city's history. And it's very मतलब ये भी काफी आज की तारीख में अगर आप ये किसी से कहो कि यार मुहर्रम का प्रोसेशन देख के जिस तरह का माहौल है, मतलब जो थोड़ा रैबिट सा माहौल है, तो इसलिए आप कुछ कहो तो पीपल विल जस्ट से ऐसे हुआ ही नहीं. हाँ. यू नो, या फिर आप कहो कि अरे ये थोड़ा लेफ्ट लीनिंग था पूरा एरिया और इसके लिए इसका नाम था कि लालबाग बनाओ इसको. सो इट इज वेरी स्ट्रेंज हाउ यू नो पर्सपेक्टिव्स, हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव जिस तरह से शिफ्ट होता है डिपेंडिंग ऑन करंट टाइम्स. कैसा करेक्ट. सो इसलिए हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. यस, यू नो, सो दैट इज हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नॉट ओनली मतलब बच्चों को तो ये पता ही नहीं है, न्यू जनरेशन को ये सब पता ही नहीं है, पर ये जो हम लोग जो नई बिल्डिंग्स बन रही है अभी, जैसे लालबाग का पूरा फसाड चेंज हो चुका है ऑलरेडी. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन लॉस्ट. तो ये कैसे हुआ करता था, ये लोग कैसे हुआ करते थे, लोगों की प्रायोरिटीज क्या थी, उसमें से
कुछ सीखने जैसा है जो वी शुड आल्सो लर्न टू टॉलरेंस लेवल से. फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम भाईचारा था मगर कास्टिज्म बहुत था. वीविंग डिपार्टमेंट में दलित्स को लिया नहीं करते थे तभी, बिकॉज वो जो धागा है वो मुंह से ये करना पड़ता था. So people didn't want to work with Dalits. There has been a lot of activism to get Dalits hired in the weaving department. तो वहाँ पे मुसलमान भी चलते थे उनको, मगर दलित्स नहीं चलते थे. But this is our history. There is nothing wrong in us understanding ये अपनी history है और हम कहाँ आए हैं and because of right. So this is interesting to learn. इसमें कोई criticize और accept ना reject करने की कोई बात नहीं है. हो चुका है, ये documented है. We can't deny it and we can't say कि ये हुआ ही नहीं कभी. So yeah, there are वैसे भी आज आपको जो बिलीव करना है वो तो आप कर ही रहे हाँ, हो, तो उससे क्या आजकल तो व्हाट्सएप पे ही आता है सब इन्फॉर्मेशन. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे रही है आपको, Correct. पढ़ा रही है. या तो अब इसका प्रोग्रेशन कैसे देखते हो अगर आप इस एरियाज का, जो पर्टिकुलरली आप दादर से लेके लालबाग तक, क्योंकि मेरे लिए बिकॉज मैं तो थाना में पला पड़ा हूँ, तो मैंने जब दादर से लेके लालबाग तक, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एरिया, यू नो. और लालबाग से अगर आप आगे चले जाओ जहाँ से पूरा आप फोर्ट और नरीमन पॉइंट या बलाड स्टेट ये चले जाओ, तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. करेक्ट. यू नो, मतलब ये जो प्रोग्रेशन है या ये जो एक डिफरेंशिएशन है, इसको आप कैसे देखते हो? See, this differentiation in Bombay has always existed. Okay, शुरुआत से ब्रिटिश फोर्ट में ही थे, टाउन में ही थे. तो वो जो एलिटिज्म है टाउन का, वो तो मतलब टिल प्लेग टाइम्स तो फोर्ट था ही. प्लेग में सब मर गए इसलिए फोर्ट की दीवारें निकल के वो ओपन आउट हो गया, क्योंकि सब बंद में इट्स द डिसीज स्प्रेड मोर. एंड ड्यूरिंग प्लेग इंडियंस वर नॉट अलाउड इनसाइड द फोर्ट. देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस ओनली ड्यूरिंग प्लेग. दिस अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. तो मतलब इंडियन लोगों को उससे ज्यादा गुस्सा आया कि आप अपना ही शहर है और अपने को ही दूर कर रहे हैं. लेबर सो टिल चर्नी रोड what you see is all British owned. Charni Road is called Charni Road because of the grazing meadow. They were grazing meadows. Oh, there was nothing there. चरनी चराना. हाँ, और तभी जो लेबर आता था फोर्ट में काम करने के लिए, वो चर्नी रोड से चल के आता था फोर्ट. There was no public this thing. जब प्लेग का सब डिसीज और कंटेजन हुआ, तब ये सब चेंज हुआ, because they realized कि you cannot function like this in one system. Then that right. whole Art Deco, Marine Drive and all got developed. And फिर चर्नी रोड में जो क्लेरिकल लोग हैं, जो ऑफिसेस में काम करते थे, which we now know as the upper caste who were educated in Bombay or who came from Konkan, they lived in Girgaon. That is how middle class Maharashtrian was brought up in Girgaon. So when you hear P.L. Deshpande or anyone, that is where that Girgaon ka sara Maharashtrian history comes from. Anant Ashram and all the Kokanis and this thing have lived in Girgaon. They continue to live there. Are certain कुछ areas हैं बॉम्बे में, मुंबई में, जैसे गिरगांव है, दादर है, विले पार्ले है, जो हार्डकोर जिसको महाराष्ट्रियन कल्चर का कहा जाता है. करेक्ट. सो गिरगांव में वो लोग कहाँ से आए? दैट इज व्हेन गिरगांव स्टार्टेड टू बी डेवलप. एंड वहां भी चॉल सिस्टम ही है. या अभी नहीं है, अभी तो काफी हाँ, मगर जब डेवलप शुरुआत हुई, मगर बहुत सारी चॉल्स अब तक है गिरगांव में. सो वहां भी वही था हॉस्टल टाइप सिचुएशन की सिंगल मैन यूज्ड टू कम एंड वर्क देयर. एंड ऑल वुड वर्क, मतलब बिकॉज़ माय फादर, मेरे जो पिताजी है वहां पे इज एटलीस्ट 30 साल के थे, तब तक वहां रहते थे. गया हूं. तो आप जो चॉल बोल रही है, बॉम्बे में चॉल की भी दो अलग अलग मतलब होते हैं. एक चॉल होती है जो एक 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसकी कॉमन बालकनी है, और जो ऑलमोस्ट वुड से बना हुआ स्ट्रक्चर है, पूरा वेरी स्ट्रांग है. एंड द अदर इज दिस व्हिच इज लाइक अ बैठा स्ट्रक्चर, व्हिच इज चॉल्स, व्हिच अगर आप शामनगर जाओ, जोगेश्वरी या कहीं जाओ, तो वो भी एक चॉल स्ट्रक्चर है. लेकिन जो ओरिजिनल चॉल का आइडिया वो है जो आप कह रहे हैं, जो गिरगांव के चॉल्स के है. सो दे आर वर्किंग क्लास अकोमोडेशन. अगर किसी को इसका रेफरेंस नहीं पता तो कथा जैसी कथा फिल्म में, जो सई पुरांजपे की कथा फिल्म है, उसमें ये एकदम परफेक्ट जो आप कह रहे हो वो चॉल का स्ट्रक्चर. सो वो जो तो सो द मिडिल क्लास, सो द एलीट क्लास लिव्ड इन टाउन
The middle class lived in Churny Road and so on, Grant Road, Churny Road. तो वहाँ की बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो अभी बची है वो भी चौल के टाइप पे बट विथ इंटरनल बाथरूम बनी हुई है. And then you have Dadar, which is the working class, which was Dadar वगैरह वगैरह वगैरह. अब जैसे फिल्में जैसे बड़ी होने लगी तो बांद्रा, जुहू वगैरह सब एरियाज डेवलप होने लगे. तब तक भी जुहू क्यों जा रहे हो रहने के लिए ऐसे लोग बोलते थे कि जुहू में 3-3 रुपए में स्क्वायर फीट में प्लॉट बिकते थे. सो जुहू भी कहाँ जुहू जा रहे हो रहने के लिए ऐसे बोलते थे. तो देयर इज दैट व्हाट यू से द डिविजन इन अभी भी जैसे साउथ बॉम्बे में यू सी कि सारे डायमंड वाले हैं क्योंकि द डायमंड बोर्स आफ्टर द इनिशियल जो अपना इंडस्ट्रियल ये हो चुका था तब डायमंड वाले वहां पे ज्यादा आए. तो वहां पे ज्यादा गुजराती हो गए अभी. So now that whole area is now more Gujarati. Now you will not be allowed to open a non-vegetarian restaurant there at all. तो वो तो मलाबार हिल का बहुत साल तक that was मलाबार हिल नहीं अभी तो मतलब ग्रैंड रोड से पिज्जा बाय द बे तक there is not a single non-vegetarian restaurant. Is it? Not a single. Wow. आने ही नहीं देंगे वहाँ पे. तो yeah, it's true. So there is a whole at least Marine Drive के पूरे stretch पे तो there is not a single non-vegetarian. ये फूड fascism ही है ना in a way कि It आप is. डिसाइड कर रहे हो कि लोग बाकी लोग क्या खाएंगे. But it is the business which has brought those divisions in those people. तो because the rich bought they own the places. Correct. तो वो किसको रेंट पे देंगे And वो भी जैसे उनके हाथ. कि so when you see people being pushed out, who are the people? So Maharashtrians got pushed out to Parle, Thane. Right. Whatever. So when Juhu started getting developed, then Parle became a Maharashtrian zone. Shivaji Park became a Maharashtrian zone. तो वो जो division है वो अब तक I think it still continues in many ways. And then you move to because people who could not afford to live in those areas had to move out. So you see a lot of then people who wanted to buy their own homes and there was only land available say in Parle or Goregaon. You see a lot of Maharashtrians in Goregaon. Yeah. You see a lot of them in Vasai. Goregaon East particularly. Shreyas Colony and all these. Correct. Areas. So you see that you see those migrations very easily because of the way the business has evolved. तो जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री पूरी ही वेस्टर्न सबर्ब्स में चली गई. Right. तो फिर दादर वादर में फिल्म स्टूडियो रहने का मतलब ही नहीं है कोई. तो ऑल ऑफ इट इज मूव टू बांद्रा, जुहू. So ये जो हब था ये धीरे धीरे वो जो हमको सबर्ब्स कहते हैं उसका भी वो भी सबर्ब्स नहीं रहा वो भी अभी सेंटर हो गया. करेक्ट. एक्चुअली काफी लोग अभी ज्यादातर वहां रहते हैं. Correct. And now you see that Andheri real estate prices are higher than Girgaon and Dadar. So you see that there is a lot of demand for that. Yeah. Because I remember Kunal Kohli has produced my film. तो कुणाल ने एक बार मुझसे कहा था कि क्योंकि वो साउथ बॉम्बे में he has been born and brought up in South Bombay कि वो जब जुहू जाते थे तो वो पिकनिक बनाने जाते थे. हाँ. जुहू से I remember. ये तो डायरेक्ट जुहू जाना है पिकनिक के लिए जाना है. You know, so that was the idea. जुहू जाते थे हम लोग पता है फिल्म सिटी जाते थे वो आरे का गार्डन है ना वहाँ पे हम लोग वो भी कैसा छोटा कश्मीर और वहाँ पे अगर शूट हो रही है तो यू कुडंट गो मतलब वहाँ तक जाके वापस चलो बराबर ऐसे हो जाता था. सो बट दोज वर लाइक पिकनिक्स वहाँ पे वो पिकनिक के लिए बोटिंग के लिए जाते थे छोटा कश्मीर में. So these were like मतलब and all these songs Rajesh Khanna songs and all जो हम देखते हैं वो एक्चुअली छोटा कश्मीर वहीं पे शूट. और मेरे पिताजी एक्चुअली वहीं रहते थे श्रेयस कॉलोनी which is गोरेगांव ईस्ट. तो मतलब वो उनकी पूरी फैमिली वहाँ थी तो वो कहते थे कि जब हमको पता चल जाता था कि वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स जो थे वो ऐसे चमकते थे तो हमको पता है कि शूटिंग है तो हम लोग फिर भाग के शूटिंग देखने जाते थे अंदर. You know, so that is how it used to be. Yeah. So the movie industry completely shifted. Then you see real estate growing. Then the TV industry completely shifted to Goregaon. Now Marathi TV industry has shifted to Thane Mira Road. Yeah. Mira Road, Bhainder. So you see how the economics has shaped the way. So you see Marathi actors living in Thane. Yeah. Successful Marathi people living in Thane. Because it's easier. Correct, to come and go to work. So ये जो है, this is all a mix of economy, business, real estate, culture, all of that.
सो मतलब जैसे डोंबिवली थाने में महाराष्ट्रियन लोग इतने सारे हैं. तो we see in, for example, in school reunions ना, my school is right next door in Dadar, and अभी आप देखते हो कि सारे थाना 70% of them, so many of them recommend now meeting in Thane right for the reunion. So it's interesting to see how that movement has been everywhere. तो ये जो गिरण गांव जो गिरणी जो मिल का पूरा इतिहास है, इसमें आप जो स्ट्राइक हुआ, जो आई थिंक विच वाज द मेजर चेंजिंग फैक्टर, जिससे कि पूरे ऑलमोस्ट जो बॉम्बे का पूरा जो नक्शा जो कहता हूँ, मुझे ये लगता है हमेशा कि जो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, जो एक औद्योगिक शहर था, वो बन गया है एक व्यापारिक शहर बन गया, कमर्शियल कैपिटल बन गया इंडिया का. ये आप कैसे देखते हो उसको? ये क्या तब आपका जो रिसर्च था तभी वो कैसा था, क्या हुआ था, और आपका जो टूर है उसमें इसको आप किस तरह से कवर करते हैं? So the tour basically जो walk है वो इट्स सेंटर अराउंड द फैक्ट कि गिरनगांव एक बहुत लाइवली और बहुत ही बजिंग एरिया था. उधर बहुत सारी एक्शन हो चुकी है और उधर के लोग बहुत अवेयर थे. मतलब वो गांव के होंगे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होंगे, मगर उनको पॉलिटिक्स समझ में आती थी कि अपने हक क्या है, स्ट्राइक किस लिए है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब उनको जानकारी थी. वो पागल नहीं थे और अनपढ़ गंवार नहीं थे कि उनको समझ में नहीं आता, किसी ने खड़ा कर दिया. जैसे कि अभी सभाओं में देखते हैं कि कोई भी कहाँ से, बिहार से लेके आते हैं किसी शहर में और उनको बिठा देते हैं मोर्चे पे. तो वैसे नहीं था, उनको समझ में था. तो गिरन गांव में जैसे सीपीआई का जो ग्रोथ था, हकों के लिए जो लड़ना है, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट है. जैसे महाराष्ट्र हमारा है, हमारे पास रहना चाहिए, हमारी भाषा रहनी चाहिए, इसके लिए जो स्ट्रगल हुआ, मराठी वर्कर्स ने जो स्ट्रगल किया, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. और दत्ता सामंत का जो स्ट्राइक है, ये सारे अपने हकों के लिए लड़ाई हुई है उस एरिया में. और जो वर्कर्स इन्वॉल्व थे वो बहुत एक्टिव वर्कर्स थे, जो रास्ते पे आके मोर्चे पे जाते थे. तब स्ट्राइक जैसे बोलते हैं वैसे अभी सिर्फ 2 जगह पे हुआ करता है इंडिया में. जैसे स्ट्राइक बोलने से कोई मतलब नथिंग मूव्स. ये जो ये है, ये आपने को अपनी सिर्फ केरला और बंगाल में दिखता है. अदरवाइज नोबडी स्ट्राइक कॉल करने से कोई इंडिया में बाहर नहीं निकल, मतलब इट डजंट मूव एनीथिंग. हाँ. सो ये जो वर्कर्स थे उनको पता था वो क्या कर रहे हैं. अब जैसे 82 में जो स्ट्राइक हुआ, दैट स्ट्राइक पे अड़ के बैठना, जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, वो एक जिद से किया हुआ. 82 में जो मिल स्ट्राइक्स हुआ, जो ऑलमोस्ट 82 84 81 एक्चुअली 81 टू 85 हाँ, जो भी था, मतलब उसी आसपास था. तो वो जो स्ट्राइक था, वो आप जो बात कर रहे हो, वो एक बॉम्बे में एक ऑलमोस्ट सारे, दत्ता सामंत वाज दैट लीडर, जिनके कॉल पे ऑलमोस्ट सारी मिल्स बॉम्बे में बंद हो गई. करेक्ट. मुंबई में बंद हो गई थी. तो ये जो है, और तब भी विलेजेस से बहुत सपोर्ट आया, लोगों के लिए पैसे आए, लोगों के लिए धान्य आया, खाने की प्रोविजन थी लोगों को. सो बहुत सारा सपोर्ट मिला मिल वर्कर्स को पूरे स्टेट से, महाराष्ट्र से. सो स्पेशली फ्रॉम द सेंट्रल महाराष्ट्र, मतलब जो कोकण के है वो तो एग्रीकल्चरल हेवी नहीं है, मगर जो सेंट्रल महाराष्ट्र, विदर्भ, सातारा वगैरह के लोग हैं, वो बहुत धान्य बेचते थे. मॉनेटरी सपोर्ट बहुत हुआ मिल वर्कर्स को. बट एक तो टाइम्स हैड चेंज्ड बाय देन, एंड गवर्नमेंट ने उसको बहुत अड़ा के दिखाया. And so there were a lot of complicated reasons why that it led to the downfall of that whole culture और industry also. तो उसके बाद जो changes गिरनगांव में दिखने लगे, वो गिरनगांव में वो those were irreparable changes. वो फिर they couldn't revert back to how things were. तो फिर और उसमें से जो लोगों को disappointment हुई, and jo then that disappointment and disillusionment with the system and the unemployment, which led to your mafia and gangs, and all those were unemployed youngsters who were then hired by
the big gangsters in Bombay, and they worked for them and did extortion for them, and that's how. And all the trading मन जो व्यापारी आप बोल रहे हैं, व्यापारी से जो पैसा आया वो ये सारे extortion की तरफ चलता गया. So then they needed gangsters to support their businesses, films, and so on and so forth. That's how all the gangster money started coming. You know, black money जो है, all that started coming at that time in the 80s. वो तो उसका इतिहास है कि जो मिल्स बंद हो गई उससे जो एक्चुअल जो लोग थे उनका इतना जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे उनका इतना इफेक्ट हो गया दैट द होल राइज ऑफ गैंगस्टरिज्म इन बॉम्बे Correct. कहते हैं वो वहीं से उसकी शुरुआत हुई और उससे काफी फिल्में भी आई थिंक उस तरह की Yes. फिल्में बनी जिसमें से इन वन ऑफ द फिल्म्स इज अंकुश Yes. एन चंद्रा की Correct. फिल्म है और जिसमें आई थिंक बेसिकली नाना पाटेकर इज द जहाँ से नाना पाटेकर एक्चुअली लॉन्च हुए इन कमर्शियल सिनेमा Yeah. यू नो तो ये इट्स इतिहास का आपको मतलब फिल्म्स का और इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं So films like so basically जो गिरन गांव में जो स्ट्राइक हुआ, अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं Yeah, जस्ट you're giving सुनी a कहीं perspective, yeah. बोल रही हूँ. पर गिरन गांव में जो ये स्ट्राइक हुआ, you had 2-3 generations of workers who were very idealistic and who were fighting for their rights, and then you suddenly came to stoppage in the industry and the employment, and you then had these very mercenary youths जिनको पैसा कमाने से मतलब था और उनको उनके माँ बाप को देख के उनको पता है कि ये आइडियलिज्म से उनकी पेट नहीं भरे, राइट उनको गरीबी में ही बढ़ना पड़ा. सो उनका जो डिसइल्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से जो वो स्मगलिंग या एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर्स, इसमें जो लड़के लेबर गॉट अवेलेबल, क्योंकि तब क्या होता था, लड़का बड़ा हो गया, उसको मिल में चिपकाओ, वो काम करते रहेगा तो ही विल बी आउट ऑफ मिस्चिफ. तो वो कविता कर सकता है मगर वो गैंग ज्वाइन नहीं करेगा. उसके पहले जनरेशन में क्या था, नौकरी लग गई तो वो कविता करेगा, उसकी शादी करा तो बच्चे हो जाएंगे, ही इज ऑक्यूपाइड. बट दिस वाज नॉट लाइक दैट, क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, उसको खाली वक्त है, ही नॉट वेरी एजुकेटेड. सो हाउ डज ही, सो ही नीड्स दैट प्रोटेक्शन, एंड वो प्रोटेक्शन की इसमें बहुत सारे गलत रास्ते बहुत सारे यूथ्स ने. सो यू सी अमर नाइक, यू सी all of these are working class children of working class parents, of course. and who've suffered this thing. Even your वरदराजन इधर जो नायकन वाला, वो भी इधर लेबर, हाँ वो भी लेबर क्लास का ही एक प्रोडक्ट है. तो they became powerful. Even in mill worker history there are bhais, dadas who were doing dadagiri, but they were doing it for a good cause. So for example, there is Krishna Desai, Comrade Krishna Desai. Right. He was a communist dada, but he used to do dadagiri. कि किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं दिया तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो वो he would go and shake up the doctors कि इसका इलाज करो. This you see as a quintessential Indian hero. रॉबिन हुड. ये और नहीं, और इंडियन सिनेमा का ये ओरिजिनल हीरो है. बराबर. तगड़ा, ऊंचा तगड़ा, गुड लुकिंग मैन, हेल्पिंग उनको गली की सारी लड़कियां उसको राखी बांध रही है, वो लड़कियों की शादी करवा रहा है, मनी लेंडर्स को जाके धमका रहा है कि इससे पैसे वसूल मत करो. दिस इज योर क्विंटेसेंस, दिस इज योर मिथुन चक्रवर्ती, दिस इज योर बच्चन, दिस इज योर राइट. सो इवन योर स्मगलर बच्चन रोल्स of being a smuggler, you see Diwar, you see Kala Patthar, you see all these films are what? They are man denied his livelihood, his right, and getting into a different this thing. तो ये जो quintessential Indian hero है वो भी उधर ही से जन्मा हुआ है. और तभी तो mills were the original industrial, they were at the center of the industrial development in India. तो जो एंग्री यंग मैन है वो भी वहीं से बाहर आया है. सो यू सी 80s, ऑल योर विजिलेंटे फिल्म्स, यू सी अंकुश, यू सी अर्जुन, यू सी दीवार, यू सी प्रतिकार, यू सी कितनी सारी फिल्में हैं जो तेजाब,
these are all unemployed boys from good families getting into, Yeah. which is what gangsters in Yeah. this thing were. Manya Surve. Manya Surve was a chemistry student before he got into, before he got arrested, wrongly arrested during a murder or something. वो दोस्तों के साथ चला गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया, वो जेल में जाके बिगड़ के बाहर आया, फिर वो एक्सटॉर्शन के काम, फिर वो चोरी के मतलब हाइस्ट वाइस्ट वो प्लान करता था. ही इज फ्रॉम लालबाग. So all where was Chota Rajan, where was Dawood hiring from? They were hiring from here only. So यही तो था, ये this was the main guys. Plus the power of the gun, the whole idea of having some kind of power without Correct. having the education, without having the money, you know, so that is how also how Correct. it was. So वो सब and this whole community thing also, कि अपने लोग हैं सारे, क्योंकि वही विलेज वाले वहाँ पे सेटल हुए हैं, वही लोग हैं, उनकी बहनें अपनी बहनें, बहनों की बहनें, भाभियाँ हैं, ये सब अपने ही लोग हैं. So then if someone is suffering, then how do you stop? You don't have any power. Then what do you do to, show control over your lives? So it's interesting to see where that comes from, that sentiment comes from. तो ये गणपति की rivalry, गणपति fights, I mean, हाँ, people don't understand ये कितना बड़ा होता था. Correct. यार ये हर जगह पे होता था. कि एक एरिया का गणपति, दूसरे एरिया का गणपति बाजू बाजू में, and they used to just sit in the middle of the गणपति. correct. उन लोग झगड़ा करते थे और proper fights होती थी. Correct. In Girangaon, there was also Communist Party, Socialist Party, RMMS, ये सारे वर्कर्स की एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी. मगर किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए तो सारे आते थे. So they work together, but they don't get along with each other. So all this is part of that mill history. That bhaichara was there earlier on. So it's interesting to see कि मतलब that intersection of cinema and culture. Cinema and culture का intersection. Another very big icon, Dada Kunke. Dada Kunke is a Lalbagh product. And all these Kalapatak, Dada Kunke was part of a Kalapatak. Vichamaji Purikara saved Dada Kunke came up. He rose from Vichamaji Purikara. And that is what Kalapatak, that was a political satire. बराबर. So you are seeing a product of Girangaon only. Yeah. And it was also, I think resources were also limited because you talked something about strikes और अभी ये strikes से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. I remember, मुझे याद है कि मिडिल क्लास को इससे फर्क, आज काफी चीजें होती है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमको लगता है कि क्यों नहीं पड़ रहा, आपकी इनकम तो उतनी ही है ना. बट आई रिमेम्बर कि तभी एसटी, थाना में तो एसटी थी, एसटी या बीएसटी का बस का टिकट 10 पैसा 15 पैसे से बढ़ जाता था. हंगामा हो जाता था पूरा. Correct. पॉलिटिकल पार्टी सारे घुसते. इट यूज्ड टू बी बिकॉज आई थिंक दैट लिटिल मनी, जो थोड़ा सा पैसा है, वो 15 20 25 पैसे used to affect your budgets. Correct. आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. it doesn't impact anymore because the leaders who fought for you are traveling by AC cars. Yeah. They are not traveling by bus. बराबर. So they don't know how it is to travel by bus. Yeah. And so they don't get impacted. और उनके जो follower है वो भी बाइक्स पे घूम रहे हैं. उनको वो बस से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं. बस से तो मतलब अल्ट्रा पुअर आर ट्रैवलिंग बाय बस. जिनको फर्क पड़ेगा कि 10 रुपए का 20 रुपए हो गया, 10 रुपए का 15 रुपए होगा, बट they have no choice only because अगर वो बस से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? Anyway, वही कह रहे हो ना कि अभी कोई उनके लिए लड़ने के लिए कोई है नहीं. वो भी तो मतलब आप कह रहे हो तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है इससे, जो मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, कि ये जो मिल्स का पूरा एक जो माहौल था, उसमें यूनियनिज्म था, उसमें एक तरह का कमराडरी थी, एक तरह का ब्रदरहुड था. तो एक का प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम होता था. हाँ. तो जैसे ही ये मिल्स का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, देन यू बिकेम अ कमर्शियल सिटी, जहाँ पे ऑफिस जाते हो, एसी ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, या प्यून भी हो अगर, या आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पे, आपका कोई यूनियनाइजेशन नहीं. करेक्ट. तो आप किसी भी चीज के लिए लड़ नहीं पा रहे हो. तो वो जो आप यूनियनाइजेशन जो मिल्स से टूट गया, वो फिर आपके बस के टिकट तक पहुंचा है, आपके पेट्रोल के प्राइसेस तक पहुंचा है, क्या जहाँ पे आप ज्यादा अरे क्या यार कीमत बढ़ गई है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि वो एक जो यूनियन बना के, या नॉट नेसेसरली यूनियन, बट एक साथ में आगे किसी चीज के लिए लड़ने का जो
जज्बा था वही कहीं पे खत्म हो गया, नहीं है वो. है ना? वो मतलब वो खत्म भी हो गया. ओवरऑल द वे हिस्ट्री हैज डेवलप्ड एंड द वे थिंग्स हैव डेवलप्ड, इट वो खत्म No, I ही think that people are very disillusioned. Hmm. Indian politics has been very disappointing. या And everyone is disillusioned. People feel that there is nothing can happen anymore because the people whose voices are getting heard are so loud that it drowns out everything else. Yeah. So how much will you shout? Yeah. अब जैसे मेरे जैसे वोकल लोग जो है, जो my politics is pretty vocal, but I now feel क्या बात करके, मतलब ये अनपढ़ गंवार है, इससे बात करने में पॉइंट ही नहीं है कुछ. हाँ ठीक है, you keep believing what you believe. राइट. There is no point. Whoever wants to believe will reach out to me and I will have a fruitful discussion with that kind of person. बराबर. जो अनपढ़ है, जिसको जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके साथ क्या एंगेज करें? And this I am not saying only right wing, left wing. Even left wing people are like that sometimes. या कि मतलब 100%. उनसे बात करने में कुछ भी मतलब सुनने के ही इसमें नहीं रहते. Exactly. So I think that the noise around us has gotten so loud. It's difficult to differentiate, and you just कितना चिल्लाओगे तुम? You keep quiet, and we hope that the tide will change sometime, Yeah. and people will become more amenable to listening. That's all. Yeah. पर वो जो सुनने का माहौल और सुनने का जो रेडीनेस होता है, वो रेडीनेस नहीं है लोगों में. So and that also I think is a product of circumstances and our own history also. So वो भी you can't deny. Like और मुझे ये भी लगता है कि हर चीज को अपना एक जो इट हैज टू रन इट्स कोर्स कहते हैं ना, वो एक टाइम था, ये हाँ, एक टाइम है. correct, वो and आप it has to जो भी कर pass. लो, ये आप जितना भी चिल्लम चिल्ली कर लो, आप जो भी कर लो, अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स आपको नहीं जमती, या पहले वाली जमती थी या अभी जमती है, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. Correct. वो उसका जो इट हैज टू, वो उसका जो टाइम पीरियड है, वो आपको निकलना पड़ेगा उसके. correct, अलावा yeah, आपके पास I know. कोई You have choice to नहीं. outgrow it. Yeah. या That's true. And that is what happened with mill history also. कि वो एक वेव थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की एक वेव थी, फिर शिवसेना की वेव आई, फिर वो डाई डाउन हुआ, एंड फिर वो गैंग्स वैंग्स सब होके अभी now it has now that place is Now only the that politician the is demography your- only has changed. आपका So पॉलिटिशियन ही आपका सबसे बड़ा हाँ, बुली है अभी. अब वो correct. पुलिस भी कंट्रोल करता है, वो सारे जितने इंस्टीट्यूशंस है वो पॉलिटिशियन कंट्रोल. correct. जो 90s में जो गैंगस्टर काफी हद तक कंट्रोल करता था, गैंगस्टर पुलिस को कंट्रोल करता था, ऐसा बोलते हैं, यू नो. तो अभी तो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय Correct. योर नेता, एंड वो डिसाइड करता है कि आपको किस Correct. तरह का जीवन, आपको And क्या बोलना है. I think that control over Bombay has also been important. तो even ये गिरन गांव का जो हिस्ट्री है, उसमें कंट्रोल ओवर बॉम्बे विद संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट फॉर एग्जांपल. संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में जो संयुक्त protest- महाराष्ट्र मूवमेंट आप एक बार जो मतलब जो हमारे नॉन महाराष्ट्रियन ऑडियंस है उनके लिए एक बार बता दीजिए. So when India was formed, we didn't have states, right? तो ये जो states है वो linguistically divide हुए थे. तो ये linguistic division में, because Bombay has always been a cosmopolitan city, there was an initial recommendation to make Bombay the combined capital of Gujarat and Maharashtra, and to I think make it a union territory. I'm not so sure about it, but to make it a combined, like Chandigarh, to make it a combined. Now imagine that this comes from the ruling establishment that Bombay should be a combined capital. That means Gujarati capital was very strong even then. Yeah, absolutely. Yeah. Gujarati capital was very strong at the time to have created this situation in the first place. So when this recommendation was brought in place, there were many thinkers, and now today we laugh at Cockroach Janata Party, but there were thinkers who first came to object to this. They were not politicians. Prabodhankar Thackeray, Acharya Atre were not politicians. They were literary people. They came first to say that Bombay belongs to the Maharashtrians. Marathi माणसाची मुंबई. So when they came together, and there was a huge public opinion created because journalists, media, and thinkers and intellectuals came to support the idea that Bombay should be owned by the Marathis, and Bombay should be only Maharashtra's capital. So when this happened, at that time the communists and the mill workers all supported this, and they supported this because when you say Gujarati capital, you are fighting against the capitalists.
So they came to fight against the capital that wants to own their territory. And this was a fight over territory. And the way it was overturned, when you say it's strange that no one talks about this, but we look at the statues in Hutatma Chowk and say, oh, Hutatma Chowk, but Hutatma Chowk means so many people died there. 104 people were injured in police firing by Indian policemen against Indians. Can you imagine the level of that? 104 Indians killed by the Morarji Desai government. And that was the turning point where they said, Baba, bas karo. Like the anger was so large and the wave was so strong that this is how Mumbai became owned by Maharashtra. Now to imagine that the Marathi Manus has fought for so much for our history. And when you talk about the ownership and control over Bombay, post this, you look at how strikes and protests were handled. It's and very you see that the pushback against strikes has been much more harsher. harsh. So even the Datta Samant strike, the pushback was so strong. And they said, ye log kaam nahi kar rahe, दूसरों से काम करवाओ. Yeah. So this Bhiwandi, those industrial This whole areas thing, came up industry at was that shifted. time. Yeah, it was pura So you see that we don't want to yield control of the capital. And therefore, you must suffer because we don't want the labor to get more powerful. And that's how that control was lost. So वो when तो you जो say आप कह रहे हो मतलब I don't really agree कि चरनी रोड से लेके आपने कहा चरनी रोड से लेके फोर्ट तक कि नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही नहीं है मेरे ख्याल से नहीं है नहीं फोर्ट में you तो have बहुत seen सारी हैं Suksagar. Fort में है. You have seen Suksagar at one end of Chowpatty. Yeah. That's at Charni Road. Yeah. From Suksagar, अच्छा on that stretch आप बोल रहे हो Pizza by the Bay. Yeah, you're right. There is no. You're right. I have done this research. I know. You're right. वहाँ No, नहीं I है. have also बीच में मैं वहाँ खाना ढूंढ रहा था और मैं हाँ. कोई वेजिटेरियन खाने का शौकीन नहीं हूँ हाँ. तो you're right. From you mean along the Marine Drive पूरा जो stretch Correct. है वहाँ पे And now you Yeah, see you're in right. Dadar. हाँ. If you see in Dadar, we are at Dadar station where there's an Udupi. And there's Pritam where there's non-veg. But from Pritam, if you go towards King's Circle, on this whole road and at King's Circle, there is not a single non-veg restaurant. Wow. There is only idli, dosa and continental veg food. जबकि there is a huge demand for that here. Yes. And there is even Five Spice and Banana. I don't know whether Banana Leaf is a vegetarian restaurant originally, but Five Spice, which is a non-veg restaurant Yeah. in King's Circle, is only veg. Bachelors is also vegetarian only. You see, now there is only Rasna Punjab, which is near Don Bosco Church, that there is non-veg. Wow. There are 3 high-class vegetarian continental food restaurants here, which have newly come. You will see it at Dadar station, and you will see it at this thing, and at Vadala station, but nothing in between. And you will get in Shivaji Park. Shivaji Park, कोई ना वहाँ तो सब Even मिल on Station Road you get towards Dadar, वहाँ पे भी है. But what you are saying is a specific stretch that is just completely This is dominated. Gujarati. You will not. We have not found houses in these areas because we eat non-veg. So they don't No. sell, they don't rent, they don't. So that is control. Today, when they are saying that they are selling off municipal schools to real estate developers, and then in the new building they give only 1 floor for 3 classrooms. Yeah. Nobody is doing anything about it. Yeah. So there are people talking about it, and there will be people. We have a strong tradition of protest, so it's up to us to. कहीं पे मतलब वो food fascism से ही शुरू होता है ना सब कुछ कि आप Food fascism is an effect, but Yeah. food fascism is not the cause. Cause is something else. So your impact cause is the capital as you are saying. कि जो capital the control power. करता है, जो capital control करता है, उसके पास power है, वो decide करता है कि आप कौन क्या इधर खाएगा. correct. Which is like
which is terrible actually. You know, It's, I suppose, I mean, you see it everywhere across the world. What do we? yeah. You see it everywhere across the world. Yeah, absolutely right. Whoever controls the capital controls a lot of things, amongst which one of the things is food actually. But what do you do? The people who are supposed to protect you are not protecting you. They are not fighting for your rights. That is very true. So how do you? So we can just try and wrap it up here and Yeah. see that what is this? Where do people come and join your walk, or ये कहाँ से होता है? What is this Hallu Hallu walk? Hallu Hallu walks. What is the spelling? HALLU, Hallu Hallu, Hallu Hallu Huh? walks. Yeah. So their Instagram page is Go Hallu Hallu, and they promote their walks on the Instagram page. And sometimes our walks are covered by newspapers and all that, and they talk about the Right. this thing. You could follow me on Instagram. I also post whenever there's a walk coming up. Hmm. There is one happening. Usually we end up doing once a month, Okay. and there is a good amount of people. So there is your cinema walk, and there's this new walk which is starting. Gangs on of the 20th. Girangaon. Gangs of Girangaon. Yeah. So that's talking about all the dadas and the bhais in Girangaon and all the protest history of Girangaon. Wow. So I have to see how people fought with each other and lived with each other during the early, in the 1920s, 30s, 40s, 50s. Wow. So all the protest, it's mainly connected with the protest history of the suburb. Superb. So thank you so much Thank for coming on my show and talking about something which I'm sure a lot of people would be interested in being a part of. Yes, it's Because good I fun. was very interested because we know each other for like now decades I think, but I was very keen and interested to know कि यार ये क्या नया जानवी ने शुरू किया है, because then people who have not हमारा एक बहुत ही अलग हमने Spotify पे जब मैं करता था पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से 3 घंटे का हमने सिर्फ गड़बड़ किया है. I know. About the history of Bombay, and I'm talking about my life. I'll put it in the description, in the YouTube description, that Spotify wala bhi link. It's like a 3-hour. I think that's my funniest and the most amazing Yeah. episode that we did, and it was so much fun. And like always, Zanvi, it was so fun to come here and Same chat here. with you. Same And here. thank you for coming on my show. Thank Thank you you. so much.